चलो हम आज देखेंगे डाइपोल ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इस पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। वो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two charges q1 and q2 are placed at a distance r, so the force between these charges is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. This will be the magnitude, and this force will be along the line joining the two charges. दूसरी जो चीज हमारे पास इसके लिए लगती है, इंटेंसिटी ऑफ electric field. It is denoted by the vector E, that is the force per unit charge. So यदि इस केस में हम इसको सोर्स चार्ज माने और ये स्पेसिमेन चार्ज हो जाए, तो this will be the Q2. So now the expression for the intensity of electric field will be the 4 pi epsilon 0 Q1 upon R square cap R. Third is the electric dipole. This is the system of the two equal strength and opposite nature charge placed at a very small distance. Suppose हमारे पास एक चार्ज Q है और एक माइनस और एक प्लस. These two opposite nature charges are placed at a very small distance. That distance is the 2L. So this system is known as the electric dipole. क्योंकि कोई भी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसकी इंटेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप. यहाँ पर एप्सिलॉन 0 दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. यदि ये वैक्यूम या एयर है तो सब स्क्रिप्ट हम यूज करेंगे 0. यदि कोई अदर मीडियम है तो हम उसके लिए एप्सिलॉन का 0 करेंगे. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम. डाइपोल मोमेंट. This is the vector quantity is denoted by the small p, and dipole moment is the, if we have the one dipole like this, यदि हमारे पास कोई डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. और इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होता है. -q टू +q, ये डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का. अब हम लेते हैं पोजीशन. We have the two position of the dipole, axial position and second is the broadside end position. ये कहलाती है अक्षीय स्थिति और ये कहलाती है निरक्षीय स्थिति. सपोज हमारे पास ये डाइपोल है
minus q plus q and 2l the distance and the center point से हम इसका distance लेते हैं। तो ये पोजीशन जो है दोनों साइड, ये सारी पोजीशन जो है वो अक्षीय स्थिति कहलाती है। एक्सियल पोजीशन। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पोजीशन पर कोई पॉइंट हो तो ये कहलाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति। आज हम ब्रॉड साइड एंड पोजीशन पर हम इंटेंसिटी निकालेंगे। इसके लिए मैंने एक डाइपोल लिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू, वो उसका सेंटर पॉइंट है। टोटल लेंथ है 2l। यहां पर मैंने r पोजीशन पर सेंटर से r डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट लिया है P। इस पॉइंट पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिनोट किया है E से। इंटेंसिटी का डेफिनेशन है दिस इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक आंक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल है, इसलिए सबसे पहले हमने इस जगह पर मान लिया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ हमने मान लिया। अब मेरे पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और यहाँ पर +1 चार्ज रखा है। सपोज माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी है उसको मैंने E1 डिनोट किया, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी है उसको मैंने E2 से डिनोट किया। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। यदि मैंने इसको पॉइंट को, इसका पोजीशन को A नाम दिया, इसका पोजीशन B नाम दिया, और अब मैं A से P का ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों माइनस क्यू और +1 चार्ज के बीच में होगा। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये 2l है, टोटल 2l है, इसलिए ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा l, ये डिस्टेंस तुम्हारा है r, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा r² प्लस l²। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस हमारा है l, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा सेम √r² प्लस l²। क्योंकि हमारा इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q अपन r² r के। यहाँ पर यदि मैं ट्राइंगल AOP की बात करूं तो इस ट्राइंगल पर माइनस क्यू चार्ज और +1 चार्ज जो पॉइंट P पर रखा है उसके बीच का डिस्टेंस है r² प्लस l² का होल स्क्वायर या रूट। तो इस तरह से हम डिस्टेंस लेंगे, और चूंकि यहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है इसलिए हमारा E1 जो इस फार्मूले से निकल जाएगा जो पहले की वजह से, और चूंकि ये माइनस है और ये प्लस है इसलिए E1 का डायरेक्शन आएगा P से A की ओर, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। तो कूलाम्ब फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा,
और E1 का डायरेक्शन आएगा PA। सो हमने E1 को फाइंड आउट किया। E1 इज इक्वल टू इस जनरल फार्मूला से 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q मॉडुलस R की जगह हो जाएगा, R स्क्वायर है तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और इसका होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन होगा, अट्रैक्शन है PA। ये बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, ये रूट गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर PA डायरेक्शन। उसी तरह से चार्ज +1 प्लस Q की जगह के कारण देखिए ये जो है प्लस है और यहां पर भी प्लस है तो ये रिपल करेगा, रिपल्सिव होगा, इसलिए E2 का डायरेक्शन होगा दिस। और अब इस जनरल फार्मूला से हमने E2 की वैल्यूज निकालेंगे। इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो दिस विल बी द 4 पाई एप्सिलॉन 0 प्लस Q मॉडुलस R स्क्वायर L स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। डायरेक्शन होगा BP। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर आप देखिए ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर BP। जब हम E1 और E2 को दोनों को देखते हैं तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो समान है, इसलिए E इज इक्वल टू E2। लेकिन एक का डायरेक्शन है ये और एक का डायरेक्शन है ये, क्योंकि हमको रिजल्टेंट निकालना है। यहाँ पर दोनों अलग अलग डायरेक्शंस पर है, एक E1 इस डायरेक्शन पे आ रहा है और E2 इस डायरेक्शन पे आ रहा है। दोनों की वैल्यूज जो है वो हो रही है मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दोनों की वैल्यूज आ रही है, मैग्नीट्यूड उनका ये आ रहा है। मैं इस फिगर को फिर से यहाँ पर कंप्लीट लेता हूँ। ये हमारा डाइपोल था, माइनस Q प्लस Q, टोटल लेंथ ये सेंटर से ये R, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, सेम R स्क्वायर L स्क्वायर का रूट, ये A, ये B और ये P। यहाँ पर E का डायरेक्शन, E1 का डायरेक्शन था दिस और E2 का डायरेक्शन था ये। सपोज मैंने ये एंगल लिया थीटा, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। यदि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, और यदि ये वाला एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। मैंने ये एंगल थीटा लिया तो उससे ये एंगल थीटा हो जाएगा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा, और यदि ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। अब यहाँ पर हम वेक्टर एनालिसिस हम करेंगे और वेक्टर की जो हमारी प्रॉपर्टी है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। हम वेक्टर की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि यदि हमारे पास एक वेक्टर है और ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है x और y, और यदि कोई वेक्टर मेरा इस तरह से है, वेक्टर a, तो इस वेक्टर को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज ये वेक्टर x डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन पर इसका कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा,
और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। तो जिस डायरेक्शन से वो एंगल बनाता है उसके लॉन्ग कॉस कंपोनेंट होता है और उसके परपेंडिकुलर ये साइन कंपोनेंट होता है। ये देखिए E1 ये है और ये डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है थीटा, तो इस डायरेक्शन पर इसका कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा। उसी तरह से E2 का डायरेक्शन है ये, और ये एंगल भी हमारा इस फिगर से देख रहे हैं ये भी कितना है, थीटा है। तो इसी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा। अभी हमने देखा कि E1 बराबर E2, तो या तो हम E2 की जगह E1 रख सकते हैं या E1 की जगह हम E2 रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यदि E2 की जगह मैंने E1 रख दिया तो इस डायरेक्शन में टोटल वैल्यूज आ गई 2E1 cos थीटा, और यही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। सर ये एंगल वाले एक बार और बताइए ना। यस बेटा, हमने यहाँ पर ये वाला एंगल, सपोज हमने ये लाइन और इसको ये एंगल ये बोला, तो देखो ये एक जेड बन रहा है। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, इसलिए हमने इस एंगल को थीटा लिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल पर देखो, इसी पर देखो, ये परपेंडिकुलर इधर, इस पे यदि ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब यहीं पर यदि देखो, ये मैंने लाइन लिया, ये लाइन लिया और ये मैंने लिया, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। So if this angle is the theta, so this angle will be the theta, and if this angle is theta, so this angle is the theta, so this angle will be the equal to the theta. इसलिए एक एंगल जब हमने यहाँ पर थीटा लिया तो ये दोनों एंगल भी क्या निकल गए हमारे, थीटा थीटा। और फिर अब उसी बेसिस पे हम ये कंपोनेंट हम निकाल पाए वेक्टर एनालिसिस से, क्योंकि वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, हमारी जो वेक्टर की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर टोटल हमने ये फाइंड आउट कर लिया। कर देता हूँ इसको, ये क्लियर हुआ। तो इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट आया 2E1 cos थीटा। अब हमने जो E की वैल्यूज थी, E1 और E2 दोनों की वैल्यूज बराबर आई थी, वो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया था 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे, तो अब हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ठीक, अब यहाँ पर ये थीटा हमने आर्बिट्रेरी लिया था, हमने अपने मन से लिया था ना, ये आर्बिट्रेरी लिया था ना, ये हमारा ऐच्छिक था। और जब थीटा हमने आर्बिट्रेरी लिया था तो cos थीटा भी क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यूज हो जाएगी। ये कांस्टेंट था, थीटा हमने एक स्वैच्छिक नियतांक लिया, अपने मन से लिया था थीटा की वैल्यूज, इसलिए cos थीटा भी क्या हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मुझे पैरामीटर्स में जो r और l का जो फॉर्म है, मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। है ज्योमेट्री कैसे यूज हो जाएगी, कोई भी एक ट्राइंगल हम ले लें जो हमने यहां पर लिया था, ये A, ये O, इस पॉइंट को यदि मैं O बोलूं, और ये P, यहां से ये एंगल थीटा था, ये लेंथ हमारी आ गई थी L,
और ये लेंथ है r। तो क्या मैं थीटा की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? कॉस थीटा क्या, इस ट्राइंगल पे कॉस थीटा क्या होगा? इस ट्राइंगल का यूज करके हम कॉस थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये हमारी वैल्यूज है √r² प्लस l स्क्वायर, पाइथागोरस से, ये पाइथागोरस से। तो एवरीथिंग इज नोन। इस राइट एंगल में, इस समकोण त्रिभुज में हर चीज हमको मालूम है। ये वाली लेंथ हमको मालूम है, दैट इज द बेस है l, परपेंडिकुलर है ये, डायगोनल जो हमारा है कर्ण जो है √r² प्लस l² हो गया। तो cos थीटा की वैल्यूज क्या होती है? cos थीटा इज इक्वल टू OA AP। ठीक है, तो OA की वैल्यूज कितनी है? L। OA की वैल्यूज कितनी है? L। और AP √r² प्लस l²। तो इस वैल्यूज को मैं अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं cos थीटा की जगह। यहाँ मैंने इस वैल्यूज को मैंने सब्स्टिट्यूट किया। तो कैसे हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया, ये मैथमेटिक्स ट्रिक्स है कि कैसे हमने एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया थीटा, और उससे हमारा पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। जैसे ये थीटा लगा, मैं वेक्टर एनालिसिस कर पाया। जैसे ये थीटा लगा, हम ज्योमेट्री से हम ये वैल्यूज को निकाल पाए। और अब हमने आर्बिट्रेरी लिया था, लेकिन अब इसको कॉस थीटा के फॉर्म में हमने इसकी वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लिया। किया कि नहीं? है ना? तो चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू है दिस, cos थीटा इज इक्वल टू है r² प्लस l² रूट ये, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता? cos इनवर्स दिस। तो देखो इसकी वैल्यूज भी हमने फाइंड आउट करके बता दी। अब यहाँ पर cos थीटा की जगह मैंने रख दिया l r² प्लस l² का रूट। यहां से इसको काटना नहीं, क्योंकि ये आ जाएगा q इंटू 2ql अपान 1/4πε0, यह आ जाएगा r² प्लस l² का 3/2। ठीक, और ये q इंटू 2l क्या है? डाइपोल। चूंकि यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म नहीं आया है, इसलिए हम इसको किसके बराबर रखेंगे? q2l इज इक्वल टू p। और अब मैं इसकी जगह मैंने रख दिया 1/4πε0 p r² प्लस l² 3/2। ये हमारा इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। एक बात याद रखना बच्चों, कहीं पर भी वेक्टर मत यूज करना। यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड निकाले हैं, हमने डायरेक्शंस नहीं लिया है। डायरेक्शंस हमारा इस पॉइंट पर आ रहा था, लेकिन ये जो हमने दोनों का निकाला ई, ठीक है, ठीक, ये हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। यहाँ पर कभी भी मैंने डायरेक्शंस नहीं लिया है, सब ये हमने केवल मैग्नीट्यूड उसका निकाला। तो हमारा जनरल मैग्नीट्यूड आ गया ये। लेकिन बातें अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। हमने जब डाइपोल का डेफिनेशन बतलाया था, डाइपोल का जो मैंने डेफिनेशन बतलाया था, उसमें हमने ये कहा था कि दिस इज द सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन विच द टू इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ वेरी नियरर डिस्टेंस। तो एक वर्ड्स मैंने यहाँ किया था कि ये एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा विद्युत निकाय है जिसमें दो समान मानों के तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत निकट दूरी पर होते हैं। अत्यंत निकट दूरी पर होते हैं, तो इस केस में जो मैंने लिया था 2l, ये बहुत स्मॉल वैल्यूज है, इसलिए ये जो मैंने डिस्टेंस लिया था r, भले यहाँ पर फिगर पे तुमको बड़ा दिख रहा है, एक्चुअल में 2l यदि छोटा है तो इसका हाफ l तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए l इज द वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द r। क्लियर हुआ? ये फैक्ट क्लियर हुआ माइक ऑफ करो। है ना? ये फैक्ट क्लियर हुआ। यस सर। क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो कि दो इक्वल
इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस और अपोजिट नेचर के चार्जेस बहुत पास पर है, मतलब 2l क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए उसका हाफ l तो और भी होगा। तो ये डिस्टेंस जो पॉइंट हमने ब्रॉड साइड एंड पोजीशन पर लिया था पॉइंट P, उसका इसका सेंटर पोजीशन से जो r डिस्टेंस है, ये l जो है r के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा, इसलिए r स्क्वायर तो और भी बड़ा हो गया l स्क्वायर से, और इसलिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द r स्क्वायर। क्लियर हो गया? क्योंकि r के रिस्पेक्ट में l क्या है, r के रिस्पेक्ट में l क्या है, बहुत छोटा, इसलिए r स्क्वायर तो और भी बड़ा हो गया और l स्क्वायर और भी छोटा हो गया, इसलिए r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बहुत छोटा होगा, इसलिए जो फाइनल हमारा इंटेंसिटी का जो फार्मूला आया वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की जगह हमने r स्क्वायर रखा 3/2, और इस तरह से इंटेंसिटी का आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपॉन r क्यूब। That is the final expression in the broadside end position। मतलब यदि कोई डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है p, और तो ब्रॉड साइड एंड पोजीशन पर r डिस्टेंस पर, ब्रॉड साइड एंड पोजीशन पर ये है डाइपोल, तो ब्रॉड साइड एंड पोजीशन पर किसी भी ब्रॉड साइड एंड पोजीशन पर जो कि r पोजीशन पर है, इंटेंसिटी हमारी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p r। यदि मैं कोई मीडियम इसकी जगह लूं, कोई मीडियम यदि होता तो ये एयर और वैक्यूम के लिए हम परमिटिविटी कितने लेते हैं, एप्सिलॉन 0, क्योंकि हमारे पास यदि किसी मीडियम की परमिटिविटी है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि k है तो हमारे पास ये रिलेशन होता ही है, क्योंकि किसी एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युत नियतांक की वैल्यूज होती है 1, इसलिए एयर के लिए परमिटिविटी कितनी आती है, एप्सिलॉन 0। इसलिए यदि वैक्यूम है तो भी हम एप्सिलॉन 0 यूज करते हैं, और यदि एयर है तो भी हम एप्सिलॉन 0 यूज करते हैं, क्योंकि ये रिलेशन है दिस। यदि इसकी जगह कोई मीडियम होगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यदि एप्सिलॉन है तो ये उसकी जगह वैल्यूज आ जाएगा r क्यूब, या हम ये रिलेशंस भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और इस तरह से अब हमारे पास वैल्यूज आएगी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के साथ में E is equal to 1/4 pi epsilon 0 k r क्यूब। तो कोई मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है उसके लिए फार्मूला आ जाएगा दिस। यदि कोई मीडियम है जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है उसके लिए फार्मूला आ जाएगा ये। एयर और वैक्यूम के लिए फार्मूला आ जाएगा